हाय एवरीवन, एलटी क्लासेस बाय ललित सर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो है कि हम लोग जीडी का प्रीवियस ईयर 2024 एसएससी जीडी का सेट 1 प्रैक्टिस करेंगे। जीएस है ये। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया है कि डैश किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिकी और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने एवं विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसी देश के कार्य की एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र और समय समय पर, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है कि जो जनसंख्या से संबंधित जनगणना होता है वो हर जो है कि 10 साल पर किया जाता है। तो 2011 में किया गया था, फिर 2021 में संभावित था, लेकिन कोरोना के कारण जो है कि इसको डिले कर दिया गया। तो ये जनगणना का परिभाषा है कि इसमें हर तरह की चीज़ों का आकलन किया जाता है, व्यक्ति के आकलन किया जाता है, सामाजिक आंकड़ों को विशिष्ट समय पर एकत्र किया जाता है और इसको प्रसारित किया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है। तो पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है कि डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है। मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है? तो हम जानते हैं कि मुद्रा आपूर्ति को आरबीआई ने कितने भागों में बांटा है? 4 वर्गीकरण किया है, 4 भागों में इसका जो है कि बांटा है। उसको आप कहते हैं M1, M2, M3 और M4 कहते हैं। जो M1 और M2 है उसको संकुचित मनी या नैनो मनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संकुचित मनी या नैनो मनी कहते हैं। और M3 और M4 को विस्तृत मनी या ब्रॉड मनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है। तो ये M3 होता है, सबसे साधारण रूप होता है। और कह रहा है कि M3 को कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है। M3 को कुल मौलिक जो है कि संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है कि बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि तीसरा, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान, ऑप्शन ए कह रहा है कि यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संबंधित निर्धारित करता है। बी ऑप्शन है न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन सी है न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। और ऑप्शन डी है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए संबंध में भारतीय संविधान जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को करे कि उसके पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार जो है कि हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो, उसका जो है कि बहुमत पारित करना पड़ता है। तो चलते हैं आगे। करे कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति आदि का उल्लेख है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था उस समय कितने तत्व मौजूद थे। तो जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था उस समय जो है कि 63 तत्व मौजूद थे। कितने तत्व मौजूद थे? 63 तत्व मौजूद थे। ठीक है ना। कह रहा कि मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को कह रहा कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और यह व्यवस्था एक आवर्त सारणी बन गई थी। आज जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है कि वो परमाणु के बढ़ते क्रमांक के आधार पर है। और जो है कि आज टोटल जो है कि 118 तत्व मौजूद हैं, जिनमें से कि 94 जो है कि प्राकृतिक हैं और कह रहा है कि 24 जो है वहाँ कृत्रिम है। 24 क्या हैं? कृत्रिम है। तो इसमें से कह रहा है कि जो टेक्नेटियम है दोस्तों, कह रहा है कि पहला जो है कि मानव निर्मित तत्व था और हाइड्रोजन अपने परमाणु भार 1 के साथ सबसे हल्का तत्व है। परमाणु क्या है? सबसे हल्का तत्व है। अगला कह रहा है कि यूरेनियम 238 परमाणु भार के साथ सबसे भारी तत्व है। यूरेनियम 238 को सबसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि यूरेनियम 238 को जानते हैं, यूरेनियम 238। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि केवल 2 तत्व जो कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं वो पारा होता है और क्या होता है? ब्रोमीन होता है। पारा होता है और
ब्रोमीन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के श्री षणमुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया था। अंबेडकर कह रहा है कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत है ये 1992 में की गई थी, ठीक है ना। तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो यह पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक समझ और कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न चलते हैं, ठीक है ना। इसमें एक जानकारी जोड़ देते हैं, थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर जो है लखनऊ को बनाया गया। अब जब योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लखनऊ की भी बात कर लेते हैं। और दूसरा कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है स्ववेद कर की स्वरवेद कर की महामंदिर जो है वो वाराणसी में बनाया गया है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला चलते हैं, 6वां प्रश्न कह रहे कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है? तो हम जानते हैं कि 23 मई 2023 को ये करेंट अफेयर्स है, तो ये जो है कि इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। रवनीत कौर ने जो है कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है। और जो है कि केंद्र सरकार ने 1988 की पंजाब कैडर की IAS अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 6 कार्य के सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली या वाला पहला या पहली गायक या गायिका है? तो हम जानते हैं कि जो MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं कि ये जो है कि पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने कहा कि भारतीय से जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न द्वारा नवाजी गई हैं। और इसी के साथ इनको जो है कि एक और अवार्ड मिला है जो कि हम जानते हैं कि इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है, इनको दिया जा चुका है, जो कि ये भी पाने वाली पहली ये महिला हैं, भारतीय महिला है। साथ ही इनको इन अवार्डों के साथ कुछ और भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि 1954 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1968 में संगीत कला निधि दिया गया था, 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है इसे दोस्तों। अगला है कि 1975 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था, 1988 और 89 का कालिदास सम्मान भी इनको मिला था, और अंतिम है कि 1990 में इंदिरा गांधी सम्मान भी इनको दिया गया था। तो इतनी सारी डाटा जो है कि इनके लिए थोड़ा सा हम लोग वीडियो को तेज़ी से बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और डाटा भी उससे अधिक है। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को स्लो करके देखेंगे अगर मेरी आवाज़ तेज़ जा रही है तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे वह ज्योतिराव फूले थे। ये ऑप्शन बी और सी जो है कि ऊपर नीचे हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन जो है कि उत्तर की बात है, बी सी तो बदलते रहता है, लेकिन इस सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिराव फूले थे। तो हम जानते हैं कि सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को कह रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे में कह रहा है कि जो है कि स्थापित किया गया था, और एक सामाजिक जो है कि सुधार जो है कि संस्था थी। आप जानते हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत भारत में भिन्न भिन्न तरह के जो है कि सामाजिक कार्यक्रम किए गए थे। उसमें बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि भारत में जैसे सती प्रथा है, जैसे बाल विवाह है, जैसे विधवा विवाह है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी किए गए थे। उसी के तरह ये भी एक जो है कि संस्था थी जिसमें जो कि गरीबों के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। जो पिछड़े थे, जो गरीब थे, जो औरतें थीं, उनके शिक्षा पर विशेष इन्होंने जो है कि ध्यान केंद्रित किया था, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए 9वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है?
तो हम जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात हम जानते हैं कि सबसे प्रारंभिक जो शहर था वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो निश्चित तौर पर जो है कि जो लिपि होगी वो उसी से रिलेटेड होगी। तो ये है सिंधु लिपि, हम जानते हैं इसके बारे में। और आज तक इस लिपि को आदमी ट्रांसलेट नहीं कर पाया है, अर्थात अध्ययन नहीं कर पाया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सिंधु लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि अरबी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक ब्राह्मी लिपि का एक ही रूप मिलता है, किंतु आगे चलकर यह 2 भागों में विभाजित हो गई है, जिसे उत्तरी धारा एवं दक्षिणी धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न में। 10 नंबर कह रहे कि भारत की सबसे आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित की गई थी जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर? तो यहाँ हो जाएगा कि कह रहे कि सहयोग से कौन से सन की पूछ रहा है कि कौन से सन में की गई थी? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 1977 हो जाएगा। 1977 हो जाएगा। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 1977 के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। हमारी पहली जनगणना थी। करें कि वर्ष 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, इसको ब्रैकेट में आप लोग क्या कहते हैं कि DES के नाम से जाना जाता है, के सहयोग से पहली आर्थिक जनगणना की थी। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन सी थोड़ा ऊपर दे दिया है, बी को नीचे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मिलना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1/3। कितना है? 1/3। हम जानते हैं कि संसद में जो है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीट जो है कि अधिकृत किया गया है, उतने पर महिलाएं चुनी जाती हैं। ठीक है ना। तो अगला चलते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर कि वाराणसी कह रहा है कि हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है। वाराणसी हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि यह जो है कि वाराणसी जो है कि वर्ली और कोंकड़ा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वर्ली पश्चिम भारत की एक स्वदेशी जनजाति है जो महाराष्ट्र, गुजरात सीमा और आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहती है। और वर्ली जो जनजाति है मुख्यतः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहती है। महाराष्ट्र के प्रमुख जनजातियाँ वर्ली, खोंड, भैना, कटकरी, भुंजिया, राठवा, धोडिया हैं सब। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ली और कोंकण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एथलीट्स में कह रहा है कि IAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। कह रहा है कि ये जो है कि पूरी तरह एक प्रतियोगिता बन गई। तो कह रहा है कि 1997 से ये कब से बन गई? तो 1997 से यह क्या हो गई? एक पूरी तरह पूर्ण रूप से जो है कि एक प्रतियोगिता, पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स करके जिसे पहली इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स करके फेडरेशन, फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई थी। ठीक है ना। तो इसमें करे कि 6 श्रेणियाँ करके होती हैं। पहला जो है कि ट्रैक और फील्ड करे की स्पर्धाएँ होती हैं। दूसरा जो होता है कि रोड करे की रनिंग करे की होता है। तीसरा जो है कि क्रॉस कंट्री होता है। चौथा जो है कि रेस वॉकिंग होता है। पांचवा जो है कि माउंटेन करके रनिंग होता है करके, और ये 2003 में सम्मिलित किया गया था। और छठवां जो होता है ट्रेल रनिंग होता है और इसे 2015 से प्रयोग किया गया है, 2015 से इसे शामिल किया गया है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 नंबर कह रहा है कि रंगा स्वामी कप का संबंध खेल से है डैश। कह रहा है कि रंगा स्वामी कप का संबंध डैश खेल से है। तो इसका हम जानते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। रंगा स्वामी कहाँ से संबंधित है, कप जो है कि हॉकी से होता है। कह रहा है कि रंगा स्वामी कप को 1928 में प्रारंभ किया गया था और रंगा स्वामी कप को मूल रूप से अंतर प्रांतीय प्रतियोगिता के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। यह ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ियों के चयन के लिए किया गया था। कह रहा है कि इस आयोजन का पहला संस्करण संयुक्त प्रांत द्वारा जीता गया था। महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद संयुक्त प्रांत का हिस्सा थे। ठीक है ना। और ये तो आपको सबको पता होगा कि हॉकी के जादूगर के रूप में किसको जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कहाँ के प्रतिपादक थे, तो ये थे लखनऊ से रिलेटेड थे। कहाँ से रिलेटेड थे, ये लखनऊ से थे। ठीक है ना। और ये क्या थे, कह रहा है कि प्रसिद्ध कथक नर्तक एवं शास्त्रीय गायक बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ के एक बड़े कथक घराने में हुआ था। और इन्होंने कथक के साथ कई तरह के प्रयोग किए तथा कई फिल्मों में नृत्य निर्देशन का भी कार्य किया इन्होंने। और कह रहे हैं कि कई पुरस्कार के अतिरिक्त इन्हें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। इन्हें विश्वरूपम फिल्म के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर के राष्ट्रीय सम्मान से भी क्या किया गया है, नवाजा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। 15 नंबर हो जाएगा। अगला 16 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, कहाँ से कहाँ, तो हम जानते हैं कि भारत में जो है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या किया जाता है, शिक्षा प्रदान किया जाता है। और गवर्नमेंट भी इसमें क्या करती है, प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये संचालित होता है, जो है कि समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया, हम जैसा कि जानते हैं। तो अब आगे चल लेते हैं। अगला है 17 नंबर है कि किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। ठीक है ना। तो किस भारतीय कलाकार ने जीता है, तो ये हो जाएगा कि बी हो जाएगा, सुरूपा सेन जी ने जो है कि जीता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि सुरूपा सेन ने 2018 में ओडिशा नृत्य के लिए संगीत जो है कि नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। और वर्ष 2018 में कुल 43 बाल कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो आगे चलते हैं। 18 नंबर कि 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई है। तो 2015 में भारत के योजना स्थान के नाम पर किसकी, तो हम जानते हैं कि किसकी की गई है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि फिर थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, नीति आयोग की गए थे। और जानते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री को बनाया गया है। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष हैं। तो उन्हीं के कार्यकाल में जब प्रथम चुनाव 2014 में जब हुआ था, तो उनका पहला ये था विभाग का गठन था। उन्होंने योजना आयोग को हटाकर क्या कर दिया, नीति आयोग को कर दिया और इसका अध्यक्ष स्वयं को घोषित कर दिया। तो आगे चलते हैं। 19 नंबर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल है। ठीक है ना। तो ये ए हो जाएगा, करके उद्योग संवर्धन और आंतरिक कह रहा है कि व्यापार विभाग की है। ये कह रहा है कि सरकार द्वारा समर्थित एक प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए क्या करता है, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है। ठीक है ना। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है। ठीक है। अगर थोड़ा सा हम तेज़ बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आप वीडियो को जो है कि पॉज करके देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। थोड़ा वीडियो को आप स्लो कर लेंगे
जहाँ आपको दिक्कत होगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने से बचने के लिए थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा कर रखना पड़ता है। 20वां है कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, बैडमिंटन खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से सर्किट कोर्ट से सर्व करता है। दूसरा, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो 20वां जो है कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना तो 1 होगा और ना ही क्या हो जाएगा, 2 होगा। ना तो 1 हो जाएगा, ना ही क्या होगा, 2 होगा। करके बैडमिंटन के संबंध में दिए गए कथनों में से ना तो 1 और ना ही क्या है, 2 सही है। बैडमिंटन का खेल अकेले या जोड़ी में खेला जा सकता है। सभी एकल और युगल मैच में 3 गेम होते हैं और हर गेम में सबसे पहले 21 अंक हासिल करने वाले खिलाड़ी क्या होते हैं, विजेता होते हैं। ठीक है ना। एकल स्पर्धा में बैडमिंटन कोर्ट कार्य के 13.41 मीटर अर्थात 44 फीट लंबा और कार्य की 17 फीट चौड़ा होता है। और जबकि युगल में जो होते हैं, जो जोड़ा में लोग खेलते हैं, उसमें 20 फीट कार्य की चौड़ा कार्य की, और जबकि लंबाई क्या होती है, समान होती है। चौड़ाई और लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो चलते हैं जो है कि ख़त्म हो गया ये वीडियो। तो जो है कि ये जीएस का जो है कि प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया। और जो है कि आप हमारे साथ बने रहें, और अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सही लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।